संतों गुरुओं महापुरुषों का इतना आशीर्वाद है कि अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। भाषण तो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा हूँ, मुझे इस मंच से एक संदेश देना है। तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, डीजीपी का ये बयान है रेडी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देने के चंद्रशेखर को। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर मत्थे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर इसी में आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, आज का दिन है, चाहे मैं CA में जेल गया हूँ, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास सर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो ACP हो गए। जहाँ रात में मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही जब मैं पहलवानों के आदमी आदमी भूलता नहीं हूँ भाई। जिसने 1 इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ। जब वो CBI से नहीं रोक पाए, ED से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। पीछे से आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आपका खून हूँ। मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूँ, और चाहे फर्श पर रहूं या अर्थ पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखें। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, ये तो यार फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा। ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया या मैं CBI जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों, मुझे गर्व है आपके ऊपर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो। मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, आखिर गांव के गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी।
किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी की पानी छूने पे हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं बता, उनकी माँ भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार को बहुत, फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ कर वे सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहाँ नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की, जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी। हम समझ नहीं पाए, 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा ये डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी। फिर भी नहीं हम डरे, हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत हैं, जड़ भी मजबूत हैं, पत्ते भी मजबूत हैं, भाई जड़ ही काटो। तो बाबा साहब बड़े रुकने के लिए, तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे हैं, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हैं, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में और उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मूंछ रखने पे उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया। हमारे लोगों को मैं सुनता हूं कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो अगर शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते थे। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों पे खड़ा होने के लिए दिल लगाया, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा शिक्षित बनो। भाई चारों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, खोंची भर कर बिठा लो, बिठा लो। फिर छत्रपति साहब जी महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे। राजा होते उन्होंने समाज से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपके समाज के सच्चे नेता, इनका साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वो भी पिछड़े समाज के थे। जननायक कपूरी ठाकुर वो भी पिछड़े समाज के थे। महामना राम स्वरूप वर्मा वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने
देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल धन सिंह गुजर रहे हों, शहीद उधम सिंह रहे हों, करतार सिंह सरापा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बने, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया, ऐसे आप भी जो है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका एमपी जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो, हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले ही वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ? तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। सुनो, जय भीम के नारे तो बहुत दिन से लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी नहीं लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो, बैठो यार, क्या कर रहे हो कमाल। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से उनसे जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से SC, ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मनुवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं, जिसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेत की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं, पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे हैं RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पे लड़ते रहेंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हाई जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।
इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। यूपीएचएस में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ, आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं मानने जाएगा, 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में, आप इस बात को समझो कितनी बड़ी साजिश है। पिछले वर्ग के भी 2-4 बड़े होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको ये दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज ही नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पहले वाली? संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हों। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए जो केवल SC ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना लेना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है 50 लाख रुपए की जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो? भाई मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, तो हम एक तरफ हो गए। और जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आप दे रहे हो उसको बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। यह है कि संविदा नौकरी में आउटसोर्सिंग भर्ती को तत्काल खत्म किया जाए तथा संविदा पे कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों का समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए। जो सफाई कर्मचारी ने संविदा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से ठेके संविदा पे रखे गए हैं उनको संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन करते हुए नियमित किया जाए। आप इससे सहमत हो? भाई पहले तो ठेकेदारी होनी नहीं चाहिए, मगर जो ठेकेदारी पे है अगर सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपए मिल रहे तो उसको भी 50,000 रुपए मिले। ये इस बात पे सहमत हो? चलो ठीक है। और सफाई कर्मचारी दिल्ली के तैयार रहें। आपकी मांग हम अगले 1 महीने पूरी करवाने के लिए यहाँ की सरकार से भी निपटेंगे, आप चिंता न करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पूर्व सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी समाप्त की जाए तथा शैक्षिक और लैंगिक स्थापना समानता स्थापित की जाए। उसके बाद यूसीसी पे आपसे बात करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई भी कानून लाओगे हम उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के लोगों, इस बात को याद रखना। और भाई आखिरी मांग ये है, मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ देंगे, मैं मांग बता देता हूं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और सुरक्षा तो भाई समाज ही करेगा, थारे मांगने दे देने वाले तो है नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है, ये समझना पड़ेगा कि देश के जब सरकार के नेताओं को सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे नेताओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हो, हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा है, फिर सुरक्षा आपको क्यों? आपकी तो सरकार है, आप पे कौन गोली चला रहा है? गोली तो हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की छाती से निकल के जा रही है, इसलिए सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो संत है और अगर वो न्याय की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं तो वो वहां से पैरवी करें। और केंद्र सरकार अगर सच्ची है, उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र गवर्नमेंट का, तो वो रिक्वायरमेंट को जो है जो यूपी गवर्नमेंट भेजे उसको फाइनलाइज करके ऑर्डर करे सीबीआई जांच के। हम बताएंगे कि इसमें
सांप चूहे शामिल हैं या बड़े बड़े अजगर जो हैं शामिल हैं। आपको पता है पहलवानों के मामले में न्याय कैसे हुआ, आपने देखा। आपको याद है पहलवानों का समर्थन भी हमारे साथ है। और यहाँ मणिपुर की कुछ बेटियां भी बैठी है, वो मिलना चाहती है, मैं उनको भी सुनूंगा। और हमारी बहन प्रतिभा जी वो भी यहाँ आई हुई हैं, जो पूर्व विधायक है नवलगढ़ से, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारे साथी जिनके नाम छूट गए। यहाँ ओम प्रकाश रहगर हमारे छोटे भाई की सिस्टर